आप मेरी बात समझ रहे हैं? हाफ ईयरली का जो पेपर होगा, जितना कोर्स फिनिश हो जाएगा वो लगभग सारा आएगा आपका। मैं कोशिश तो सारा रखने की कोशिश करूंगा, मैं परमिशन लूंगा तो बोर्ड के पैटर्न का ही होगा, पेपर और पेन मोड का होगा तो ऑनलाइन ही, लेकिन आपको क्वेश्चन के आंसर डिटेल में भी लिखने होंगे। क्वेश्चन के आंसर किसमें पूरा एक्सप्लेनेशन भी करना होगा। 1 मार्क्स के भी होंगे आपके, इसमें एमसीक्यू भी होंगे, मे बी ये फिल इन द ब्लैंक्स या मैच द कॉलम्स भी होंगे। तो इससे भी प्रकार के आपके क्वेश्चन होंगे। और आपको एक विशेष बात बता देता हूं, 2 पैराग्राफ के क्वेश्चन होंगे आपके। कितने होंगे? 2 पैराग्राफ के क्वेश्चन होंगे। 2 पैराग्राफ के क्वेश्चन में एक 3 मार्क्स का पैराग्राफ होगा और एक 5 मार्क्स का पैराग्राफ होगा। जैसे इंग्लिश में आपका दिया जाता है, कोई अनसीन पैसेज दे देते हैं या सीन पैसेज दे देते हैं, उसके नीचे उसके बेस पर, अंडरस्टैंडिंग बेस पर, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते, अंडरस्टैंडिंग बेस पर आपको क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं पैराग्राफ को पढ़कर। और आपका जो 5 से 6 मार्क्स का आपका मैप होगा। तो कुल मिला के आपका मैक्सिमम कोर्स इसमें आने वाला है। तो आप तैयारी को उसी बेटर वे में रखिएगा और इसे पर्सनली चेक करा जाएगा, ना कि गूगल फॉर्म की तरह कि आपने इसको सबमिट किया और जो उसमें किया है। तो आप इसमें नाम, रोल नंबर, क्लास, मोबाइल नंबर सब कुछ आप इसमें डालेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अगर नहीं दिख रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको मेरी आवाज आ पा रही है तो दी बेस्ट है, आवाज भी काफी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मोनू जुड़ गए। तो अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करूंगा। ठीक है, आपकी बुक की, आप अपनी बुक ओपन कर लीजिएगा। अभी स्क्रीन शेयर करने वाला हूं मैं। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर करने वाला हूं। आप प्लीज 1 मिनट होल्ड कर लें और मैं स्क्रीन शेयर करूंगा आपको। नहीं आ रही। हमारा नाम तो बोल दीजिएगा। जी सर। स्क्रीन शेयर करो भाई। हाँ बेटा, आएगी, कोई दिक्कत नहीं। 1 मिनट। बेटा स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा फटाफट। आप स्क्रीन चेक शेयर करना करिएगा बेटा। हाँ बेटा, कर रहा हूं मैं, 1 सेकंड। यस सर, शेयर हो रही है। शेयर हो रही है बेटा। देखो अभी आ जाएगा, कोई बात नहीं। अभी आप अपनी बुक ओपन कर लीजिएगा। और बीच में आप क्वेश्चन भी पुट अप कर सकते हैं। जैसे हम एक्सप्लेनेशन करेंगे तो आप क्वेश्चन भी पुट अप कर सकते हैं। लेकिन जब एक बच्चा क्वेश्चन पुट अप कर रहा हो तो दूसरे बच्चे अपने आप को अनम्यूट नहीं करेंगे, म्यूट रखेंगे। ठीक है, हाँ। तो अभी आप जो चैप्टर चल रहा था बेटा, बिल्कुल अभी स्क्रीन शेयर हो रही है, अभी सबको दिखाई भी दे रहा होगा। चैप्टर का नाम था ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। तो आप इसको गौर से आप देखेंगे। बिल्कुल अपना बुक ओपन कर लेंगे। एक सेशन भी हम छोटा सा रखेंगे। हाँ, तो इसमें आप जो पैराग्राफ आपको पढ़ाएंगे उसमें आपके क्वेश्चन आंसर्स भी पुट अप करेंगे। आप अपनी बुक ओपन कर उसके क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं। बुक को ओपन रहने दीजिएगा जब भी आंसर दीजिएगा आप। तो ये जो आपका इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री, ये भी आपका हो चुका है। आज जो आपका इससे आगे का हम जो आपका चलाने वाले हैं, फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये आपका शॉपिंग मॉल, चाइनीज टूरिस्ट का भी हम बता चुके हैं। जो व्हाट इज भी क्रिएट हो चुका है आपका। फैक्टर्स दैट हैव अनेबल्स ग्लोबलाइजेशन, ये टेक्नोलॉजी हमने इसका आपको वीडियो में बता दिया है कि वीडियो भी भेजी थी हमने पीछे। तो अब ये टेक्नोलॉजी का इस स्ट्रक्चर में, ग्लोबलाइजेशन में आज के डेट में टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा रोल है। चाहे टेक्नोलॉजी आप टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करें या फिर आप दूसरी टेक्नोलॉजी की बात करें, चाहे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज की बात करें, तो टेक्नोलॉजी आप तो आप दूसरे देश इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अदरवाइज अगर तुम दूसरे देशों की कंपनी से कैसे आप मुकाबला करोगे, आपका दिया गया है।
ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मैसेज आ रहे हैं बीच बीच में, कोई बात नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल देखो, अभी हमने बताया था आपको कि सबसे पहला ग्लोबलाइजेशन में दो चीजों का रोल है। इसमें एक तो आपका आया टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में आपका एक तो आ गया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गया है, जिसे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। दूसरा आपका ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी। पहले आपका एक एग्जाम्पल में दिया था कि बुग्गी दिया है, नॉर्मल जो गाँव की भाषा में बोलते हैं बुग्गी, ठीक है, वो बल्क कार दिया, उसके द्वारा सामान दे रहे हैं। आज की फिर उसमें बाद में दिया कि कंटेनर है, विदेशों से सामान के लिए कंटेनर आ रहे हैं, प्लेन्स हैं। और आज के डेट में आप बैठे हुए ये बेटा, आप समझिए आज ये टेक्नोलॉजी का कोई जमाना कि हम इस तरीके से एजुकेशन ले रहे हैं। अपने आप से जोड़ के देखिएगा, ये टेक्नोलॉजी का तो जमाना है कि आपके सामने बुक भी ओपन है, सर जी बोल भी रहे हैं, लाइव भी हैं, आप अपने क्वेश्चन भी पुट अप कर सकते हैं। क्या पुराने जमाने में ऐसा होता था? अब से 20 साल पहले ऐसा होता था? नहीं होता था। तो ग्लोबलाइजेशन में टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो ये हमने आपको बताया था, ठीक है। लेकिन इन्होंने कहा कि यहाँ पे बेटा एक फोटो भी दिया गया है आपका, एक व्यक्ति बैठा है यहाँ पर कंप्यूटर साइड पर, देखिएगा, ये बोल रहा है बट वेयर इज द इलेक्ट्रिसिटी। बोला टेक्नोलॉजी तो है हमारे पास में, लेकिन उसके लिए एनर्जी रिसोर्सेज आएगा। तो आज भी कहीं ना कहीं हमें टेक्नोलॉजी की, हमें डेवलपमेंट की आवश्यकता है। तो ग्लोबलाइजेशन हमने आपको बता दिया, इंटीग्रेशन अक्रॉस द कंट्री ये भी बताया आपका, और क्यों हुआ उसके मेन फैक्टर्स के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। पहली बात हमने की कि टेक्नोलॉजी में एक ड्रामेटिक चेंज आया। अगर 20 से 30 सालों पहले की बात करें तो टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी, केवल डेवलप कंट्रीज में डेवलप थी। आज की डेट में जो एमएनसीज है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन की बात करें, जो विदेशी कंपनियां हैं जो एक देश से दूसरे देश में व्यापार करती हैं, तो उससे टेक्नोलॉजी का प्रसार भी हुआ, टेक्नोलॉजी एक्सपेंड भी हुई एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज में कहीं भी। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि जब भी एमएनसीज करती है तो वो टेक्नोलॉजी का पहले सबसे ज्यादा रोल करती है। इसमें टेक्नोलॉजी का आपका दिया टेलीफोन है, ये सब आपका इंटरनेट है, ये सब आपका दिया गया। और रिमोट एरिया में भी, जहाँ रिमोट एरिया का मतलब होता है एक प्रकार का जंगल एरिया जहां पर डेवलपमेंट बहुत कम होता है, उसको रिमोट एरिया बोलते हैं, ठीक है। तो वहां पर भी आज की डेट में कम्युनिकेशन सिस्टम अवेलेबल है। अब ये सिस्टम कैसे अवेलेबल हुआ, इसमें लिखा हुआ है कि ड्यू टू द सैटेलाइट। सैटेलाइट का मतलब होता है उपग्रह, वहां से सिग्नल के थ्रू जो हम उसको कर सकते हैं। तो ये इसमें थोड़ा सा आपको बताया गया। ये देखिए न्यूज़पेपर है, इंफॉर्मेशन थोड़ा सा और कर लेते हैं इसको यहाँ पे, ओके, यहाँ पे इसको आपको मालूम है, सब कंप्यूटर पढ़ते हैं। हैड ए मेजर रोल इन द स्काउट प्रोडक्शन ऑफ अक्रॉस कंट्रीज, लेट अस यूज सी हाउ। अब इसमें जो बताया है कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो जिसे आईटी बोलते हैं, आप फोटो में आप पढ़ते नहीं, आईटी सब्जेक्ट आपका अच्छा सब्जेक्ट है, आपकी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है। हम लोगों से आप ज्यादा अच्छे जानते हैं इसके बारे में, क्योंकि हमारे जमाने में आईटी का इतना रोल नहीं था। तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरा कैसे प्रोडक्शन करता है। मैं आपको बता दूं, आप अपने घर पर बैठे हैं, आपको शूज चाहिए या आपको कोई सामान चाहिए, तो आपके पास में बहुत सारे होंगे, फ्लिपकार्ट होगा, अमेजोन होगा, और बहुत सारी साइट्स हैं, वो बताती हैं आप यहाँ पर जो है अपना ऑर्डर बुक करें, और जब आपके पास माल आए या ऑनलाइन पेमेंट भी आप कर सकते हैं। तो सब कुछ होता है। ये किस प्रकार से होता है? फोनों के थ्रू होता है। लोग जो है आपको आपके सामान की, आपको क्या सामान चाहिए, एक बार आप क्लिक करो इंटरनेट पर कि आपको ये चाहिए, तो उसका आपको 10 ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो भी प्रोडक्शन होता है कंट्रीज का, वो दूसरी कंट्रीज में भी चला जाता है। अगर आपका यूट्यूब पे कोई मटेरियल पड़ा है, आपकी कोई वीडियोस पड़ी है, तो आप उसको किसी भी देश में कहीं पर भी देख सकते हैं जिसके पास इंटरनेट है। तो इसी प्रकार से जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो कहीं पर भी कैसे भी किया जा सकता है। तो जिससे प्रोडक्शन ऑफ सर्विस जो है, जो प्रोडक्शन हो रहा है उसकी सर्विस कहाँ कहाँ वो जा सकता है, वो बढ़ा है, स्प्रेड हुआ है, इसमें दिया गया है। यूजिंग आईटी देन ग्लोबलाइजेशन, अभी आपने बता दिया ग्लोबलाइजेशन में किस प्रकार से यूज हो रहा है। जैसे हमने कहा था कि पीछे एक टॉपिक आया था कि जो मैन्युफैक्चरिंग कहीं से मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो विदेशी कंपनी होती है, तो वो क्या करती है, वहां से कराती है, दूसरी जगह से दूसरा काम कराती है। तो ये सब कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन से संभव हो पाया। इसी प्रकार से दूसरी जगह कंट्री में वो काम करती हैं। ये आपका इसमें पिक्चर भी दिखाया है, इसको गौर से आप देख लेंगे, ठीक है। इसमें देखिएगा, इट लुक्स लाइक ए वेरी नाइस
magazine, but why is not my textbooks printed like this? I can happily लिखा हुआ है, hardly read the words in my book. अब इसने देखा है कोई बुक, जब ये प्रिंटिंग प्रेस का जब डेवलपमेंट हुआ, पहले प्रिंटिंग प्रेस का डेवलपमेंट नहीं था, पुर्तगाली भारत में आए, पुर्तगीज जब आए तो प्रिंटिंग प्रेस भी साथ में लेकर आए, अंग्रेज नहीं, पुर्तगालीज सबसे पहले आए थे गोवा में। तो हमारे पास लिखने का इतना अच्छा साधन नहीं था। अभी जो बुक आ रही है वैसी जो अच्छी प्रिंटिंग की नहीं है, अच्छी टेक्नोलॉजी की जो प्रिंटिंग नहीं करते हैं, जो पब्लिशर्स हैं, जो कंपनीज हैं, तो उनका धुंधला या ठीक वर्ड्स नहीं समझ आते। लेकिन एक अच्छी बुक है, एनसीईआरटी की ओरिजिनल बुक लीजिएगा, एकदम अच्छे से प्रिंट होगी, आपकी लोकल बुक नहीं होगी। तो ये देख सकते हैं, ये कमाल है टेक्नोलॉजी का, प्रिंटिंग प्रेस का भी है। हमने कहा कि फैक्टर्स हैं जो ये जितने भी हमने टॉपिक दिए हैं आपको, किसका दिया? टेक्नोलॉजी का। किसका दिया हमने? टेक्नोलॉजी का आपको दिया है। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। अब इसमें हमने लिबरलाइजेशन आपको बता दिया था कि लिबरलाइजेशन क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है, जो विदेशी लोग हमारे यहाँ पर पैसा लगाते हैं। लिबरलाइजेशन क्या होता है कि जब पहले भारत आजाद नहीं हुआ था तो हमारी देश की जो कंपनियां हैं, जो हमारी क्षेत्रीय कंपनियां थी, इंडिया की जो कंपनियां थी, वो इतनी सक्षम नहीं थी कि भारत की जो कंपनी भारत में आ रही थी उससे मुकाबला कर सकती थी, कंपटीशन कर सकती थी, प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन की क्वालिटी में, टेक्नोलॉजी में, मशीनरी जो प्रोडक्शन के लिए चाहिए थी उसमें। तो इसलिए भारत ने उन पर बैन लगाया हुआ था। बैन कैसे लगाते? बैन ऐसे तो बोलेंगे नहीं कि नहीं अमेरिका तुम हमारे देश में नहीं घुसोगे, चाइना तुम हमारे देश में नहीं घुसोगे, ऐसे नहीं बोल सकते। कि ग्लोबलाइजेशन के जो मेंबर, जो टीम बनी है, ग्रुप बना हुआ है, उसके मेंबर हम भी हैं। तो हम उस रूल को जब हमने साइन किए तो उसको अनदेखी नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं? टैक्स को ज्यादा बढ़ा देते हैं। आप हमारे यहाँ माल बेच सकते हैं लेकिन आपको 50% टैक्स देना पड़ेगा। मान लिया 100 रुपए की आपकी जो बुक की कीमत है और वो आपको 200 रुपए में मिल रही है मार्केट में, और हमारे यहाँ जो बुक बन रही है वो आपको 50 रुपए में मिल रही है। तो आप विदेशों से आने वाली कंपनी की बुक क्यों खरीदोगे? अपने देश की खरीदोगे। तो इसीलिए क्या इंडिया जैसी कंपनी, इंडिया जैसी जो कंट्रीज ने वो ट्रेड बैरियर लगाया था, उसको रिमूव किया डब्ल्यूटीओ के कारण। हमने पहली वीडियोस में बताया भी है आपको, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ आपको, आगे का फिर इसी साथ समाएंगे। तो जो डब्ल्यूटीओ जो बना था वो इसीलिए बना था कि जो इस प्रकार के जो बैरियर्स लगाए हुए हैं ट्रेड पर, ट्रेड का हमने पहले बता दिया था, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, उसको रिमूव कर दिया जाए। तो इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसको ध्यान करना है, जितना भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, चाहे डेवलपिंग कंट्रीज में कर रही हो, चाहे डेवलपिंग कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज में कर रही हो, बिल्कुल को समझिएगा, चाहे डेवलपिंग कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज में कर रही हो, चाहे डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज में कर रही हो, तो इन सब का वो ध्यान रखता है। तो स्पेशली क्या था इसमें बताएंगे आपको, क्वेश्चन बिल्कुल आ रहा है आगे। तो स्पेशली क्या था कि सबके लिए एकदम सबको बोला गया था कि आप जो अपने यहाँ से मुक्त व्यापार करें, किसी देश की भी कंपनी किसी को भी आने दें, आप भी कहीं पर भी जाएं। लेकिन इसका फेयर नहीं हो रहा है। जो डेवलप कंट्रीज है वो इनडायरेक्ट वे में अपने जो क्षेत्र के जो लोग हैं, अपने कंट्रीज के जो लोग हैं, उसको वो मुआवजा देती है, उसको बेनिफिट देती है, और उस कंट्री के जो किसान है, जो भी उनका माल होता है, इंटरनेशनल मार्केट में सस्ते में बेच देते हैं, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट किसानों को पैसा दे रही है उनके सर्वाइवल के लिए। हमारी गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रही सर्वाइवल के लिए, बिल्कुल सही बात बता रहे। तो हमारा किसान तो पूरी मेहनत का जितना लगेगा उतना उसका दाम रखेगा, और उसी वही अमेरिका जैसी कंट्रीज का जो गेहूं है वो हमारी मार्केट में आ जाता है, वो सस्ता बेच देते हैं किसान, क्योंकि उनको तो गवर्नमेंट पैसा दे रही है। तो इनडायरेक्ट वे में ये फेयर नहीं हो रहा है, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको आप एक बार पढ़ लेंगे जरूर इसको। अब डिबेट ऑन द ट्रेड प्रैक्टिस, अब प्रैक्टिस पे इस पर डिबेट की हुई है आपका, तो ये हम थोड़ा सा आपको यहीं से आपका लेके चलते हैं, एक एक चीज को गौर से पढ़ें आप। यू हैव सीन चैप्टर, देखो थोड़ा सा और नीचे कर लेता हूं इसको। यू हैव सीन इन चैप्टर 2 दैट द एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड्स द बल्क एम्प्लॉयमेंट एंड द सिग्निफिकेंस पोर्शन ऑफ द जीडीपी इन इंडिया। मैं ये आपको बता चुका हूं पहले वीडियो में भी। भारत की बात करें तो जीडीपी में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका बहुत बड़ा रोल है, लेकिन अमेरिका जैसी डेवलप्ड कंट्रीज में, जहां पे बहुत कम परसेंटेज में लोग रहते हैं, उनका एग्रीकल्चर में हिस्सा केवल आपका 0.5% है, ये आपका बताया हुआ है।
हमारा बहुत है, हमारा मैक्सिमम जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है। और अमेरिका जैसे का तो देखिए जो डेवलप कंट्री का 5% ही करता है, और उसमें भी 5% में किसानों को बहुत लाभ होता है। गवर्नमेंट उनको बहुत ऐड देती है, बहुत सहायता देती है, अनुदान देती है। तो उनका जो किसान है जितना भी बचता है वो उसको इंटरनेशनल मार्केट में आराम से सस्ते में बेच सकता है, क्योंकि उसको तो गवर्नमेंट से मिल रहा है। तो ये अनफेयर है। तो यहाँ पे तो इसको बोला गया, इस पे क्वेश्चन आपका आएगा बोर्ड के लिए बहुत, हाउ ए फेयर ग्लोबलाइजेशन प्रैक्टिस इंट्रोड्यूस, किस प्रकार से एक फेयर, फेयर का मतलब है कि कोई आपाधापी नहीं होना चाहिए, इसमें कोई बाइज नहीं होना चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए। अगर WTO काम कर रहा है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए तो डेवलप कंट्रीज को भी उसको फॉलो करना चाहिए। डेवलप कंट्रीज को दूसरी कंट्रीज जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको अनुमति दे देनी चाहिए, टैक्स इंपोज नहीं करना चाहिए, ट्रेड बैरियर नहीं लगाना चाहिए। तो ये चीजें इसमें आपकी दी हुई है। अब आगे जो आपका मेन टॉपिक इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन इंडिया। अब भारत में ये बहुत टॉपिक है, यहाँ से आप थोड़ा सा शुरू करेंगे। तो भारत का ग्लोबलाइजेशन पे क्या फर्क बैठा इसको मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अभी अच्छे से समझ में आ जाएगा। इन द लास्ट 20 years ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी हैज सम लॉन्ग वेज। ठीक है, ये हम आपको बताए थे। हैज बीन इट्स इफेक्ट ऑन द लाइव्स ऑफ पीपल। लेट अस लुक एट द सम। लास्ट 20 साल में भारतीय लोगों का जो लाइफ है, लाइफ स्टाइल है, वो चेंज हो गया है। रहने का ढंग, खाने का ढंग, और इवन दो सभी कुछ उनका चेंज हो गया है। ये कैसे हुआ? इसका ये केवल किस कारण हुआ? ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट के कारण। ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कंपटीशन अमंग द प्रोड्यूसर बोथ लोकल एंड फॉरेन प्रोड्यूसर। ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कंपटीशन, देखिए ग्लोबलाइजेशन हुआ है तो उसमें कंपटीशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में आपका कंपटीशन होगा ही होगा। और उससे क्या है, दोनों का लाभ हुआ है। प्रोडक्शन कंपनीज का भी लाभ हुआ है, उनको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ा है, उसकी क्वालिटीज भी अच्छी हुई है, उसकी मार्केट भी अच्छी बनी है। और जब कंपटीशन बढ़ा तो जो गुड्स हैं उनके जो रेट है वो भी सस्ते हुए हैं। दूसरी चीज, कई कंपनीज एक ही सामान को बना रही हैं, तो मार्केट में जो कंज्यूमर के पास में चॉइस होती है कि नहीं भाई इस कंपनी का लो, ये बढ़िया माल देता है और इसका रेट भी ठीक है। तो सारी चीजें ये जो है एवेल्यूएट हो जाती हैं, उसका मूल्यांकन हो जाता है। तो ये एक बेनिफिट है इंडिया में जो हुआ, जिससे लोगों का लाइफ स्टाइल, लाइफ भी चेंज हुआ है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई बीच में क्यूरी पूछना चाहे तो पूछ सकता है, सभी को अनम्यूट कर दीजिएगा। ठीक है, अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, कहीं पे कोई डाउट आता है तो आपके लिए हम बैठे हैं। लाइव क्लासेस समझिए जैसे कि आपकी क्लास में लाइव क्लास चल रही है, तो इस तरीके से आप बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो कि आपने ज्वाइन करने के बाद चले गए हो, बोला ठीक है खाना खा लेता हूँ, नहा लेता हूँ, तो ये इसमें आगे नहीं चलने वाला। क्योंकि आगे से, आज तो मैं नहीं बन पा रहा हूँ, आगे से मैं आपको जो भी तो आपसे लाइव में बात कर पूछूंगा। ठीक है, जैसे मैं इसमें से क्वेश्चन भी पुट अप करूंगा, आज वो फैसिलिटीज नहीं हो पा रही है, तो मैं कल, आप जब भी कल आपका होगा तो आप जो है उसमें आप अपनी बुक रखेंगे साथ में, और मैं इनसे बनने वाले क्वेश्चनों पर भी डिस्कस करूंगा। और आपसे लाइव डिस्कस करने के बाद उसके आंसर भी चाहूंगा। बुक ओपन करके आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अभी जब लाइव क्लास होगी, तो ऐसा नहीं है कि बुक नहीं है, वैसे ही आप देंगे, इतना तो एकदम किसी को याद नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमने बताया था। तो ये जो है अर्बन एरिया और इससे रूरल एरिया आज की डेट में सभी इसमें इफेक्टेड है। आप देख सकते हैं पहले बाइक कैसी आती थी, अब बाइक का चेंजिंग हो गया है। तो सब पता, ये रैपिडली जो आपका चेंजिंग है, जो ह्यूमन की स्टाइल में इन कंसर्न ऑफ द इंडिया आफ्टर इन द लास्ट 22 to 3 decades या 20 to 30 years की बात कर रहे हैं, तो ये आप आराम से देख सकते हैं। इसमें एक मेन टॉपिक है इसी का जो चल रहा है, एमएनसीज। यहाँ पे थोड़ा सा ये नीचे कर लेते हैं। इसमें एमएनसीज हैव इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया ओवर द पास्ट 20 years। भारत में 20 सालों से विदेशी कंपनियां, बहुत सारी विदेशी कंपनीज आई हैं। ठीक है, विच मीन्स इन्वेस्टिंग इन इंडिया हैज बीन बेनिफिशियल फॉर देम। जब बाहर का पैसा यहाँ पे लगा तो यहाँ के लोगों को बेनिफिट होगा ही होगा। भाई यहाँ पर वो जमीन भी खरीदेंगे, प्लांट भी लगाएंगे, वर्कर भी चाहिएगा, चाहे उन्हें लोकल कंपनीज का सहारा लेने पड़े, तो कुछ ना कुछ हमारे लोगों का बेनिफिट भी होगा। और कुछ ना कुछ जो हमारे देश वाले भी उससे सीखेंगे, और सीखने के बाद हम भी मैन्युफैक्चरिंग अच्छे से करेंगे, तो हमारी मार्केट भी, जैसे वो एमएनसी बनी है, हमारी मार्केट भी कहीं और जा सकती है। तो इससे बेनिफिट तो होगा ही होगा। इसके लिमिटेशंस भी हैं, इसके नुकसान भी हैं, मैं आगे आपको जरूर बताऊंगा। एमएनसीज हैव बीन इंटरेस्टेड इन द इंडस्ट्री सच एज सेल फोन।
एमएनसीज कैसे कंपनी पे इंटरेस्टेड, जैसे सेल फोन बनाने और मोबाइल के फोन, ऑटोमोबाइल्स, जैसे आपका ट्रांसपोर्टेशन का जितना भी सिस्टम आता है, व्हीकल्स आते हैं वो ऑटोमोबाइल्स में आते हैं, आप लोग सभी जानते होंगे। इलेक्ट्रॉनिक सामान, फ्रिज है आपका, सब जो भी है ये आपका, कूलर, एसी, सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी है, फास्ट फूड में भी है। हाँ बोलो बेटा, कुछ बोलना चाह रहे थे, कुछ बोलना चाह रहे थे बेटा? ठीक है, कोई बात नहीं, तो मैं कंटिन्यू रखता हूँ। तो जो एमएनसी है मोस्टली इनमें इन्वेस्ट ज्यादा करने, सच एज बैंकिंग इन अर्बन एरियाज, अर्बन एरिया में, शहरों में बैंकिंग को भी वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दीज प्रोडक्ट्स हैव ए लार्ज नंबर ऑफ वेल ऑफ बायर्स, तो इसके जो प्रोडक्ट्स का जो मतलब ये जो प्रोडक्ट है उसके बहुत सारे बायर है, खरीदार है। इन दीज इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज न्यू जॉब्स हैव बीन क्रिएटेड। ये पहले बेनिफिट बता रहे हैं एमएनसीज के, क्या बता रहे हैं, बेनिफिट बता रहे हैं एमएनसी के, क्या बेनिफिट है, इंडिया में क्या बेनिफिट हुए, दोनों तरीके से आप देख सकते हैं इसके क्या बेनिफिट है एमएनसी के, और इंडिया में किस प्रकार से इसका बेनिफिट हुआ, कैसे लोगों की लाइफ जो चेंज हुई है। ठीक है बेटा, इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान रखें। ठीक है, लोकल कंपनीज सप्लाई रॉ मटेरियल करती हैं एटसेट्रा, दीज इंडस्ट्रीज हैव द प्रोस्पर्ड। तो इस प्रोस्पर्ड का मतलब है कि वो समृद्ध हो गई, पैसे वाली हो गई। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जब एमएनसी आती है तो लोगों को रोजगार मिलता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी में भी फायदा होता है, प्रोडक्ट में कंपटीशन होने के कारण में बायर्स के पास में बहुत सारी चॉइस होती है, ब्रांड की भी चॉइस होती है, क्वालिटी की भी चॉइस होती है, रेट की भी चॉइस होती है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से लोगों को में भारत में चेंज हुआ, और भारत में नहीं सभी जगह ऐसे ही चेंज हो जाता है। फाइनली द ग्लोबल लाइफ स्टाइल यू हैव ऑलवेज ड्रीम्ड अबाउट। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं इसमें दिया हुआ कि ग्लोबल में आजकल के लाइफ स्टाइल कैसा है। अमेरिका में जैसे लोग रहते हैं वहां का स्टाइल हमारे यहाँ भी लोग सीखते हैं, अपने घरों में भी ऐसे सिस्टम बना के रखते हैं। ठीक है, तो कुछ लोग हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं, अपने ट्रेडिशन को फॉलो कर सकते हैं। टू अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अब देखते हैं मैं जब यहाँ पर फॉरेन कंपनीज के आने से बेनिफिट होता है तो हमें फॉरेन कंपनी बुलाना चाहिए। आप में से कुछ कोई जवाब दे, बताइए, अगर फॉरेन कंट्रीज के यहाँ पर लगने से हमारे इतने बेनिफिट होते हैं, कंज्यूमर के, हमारी जनता के इतने बेनिफिट होते हैं, तो हमें एमएनसीज हमारे यहाँ आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? मुझे आंसर चाहिए आपसे। ऐसा तो नहीं आप लगाकर सो गए और बोला ठीक है लाइव क्लास चल रही है प्रदीप सर की, चलने दो, हमारी अटेंडेंस लग गई है, स्क्रीनशॉट हम करके भेज देंगे। मेरे को लाइव क्लास दिल वाले चाहिए, बच्चे जो दिल से करें। मैं उन बच्चों को जो आज लाइव क्लासेस ले रहे हैं, जो आगे मेरी लाइव क्लासेस लेंगे, तो उनका भविष्य बनाने में मैं जी जान लगा दूंगा, क्योंकि अभी जो आने वाला समय है आपका क्रूशियल टाइम है 3 से 4 महीने का। तो आप मुझसे जुड़े रहे लाइव पर और झिझक ना करें। ऐसा मत समझे कि हमारे पास बुक नहीं है, या बुक तो सभी के पास है, बुक खोलकर रखिएगा, बुक में से क्वेश्चन पूछिएगा। ठीक है, आप जैसे मैं बोल रहा हूं तो आप पूछिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं आई आप बताइएगा, यस सर बोलिएगा, नो सर बोलिएगा। अगर दिक्कत आइएगा तो नो सर बोलिए, यस सर बोलिए। अगर दिक्कत आई है तो उसकी फिर मुझे क्यूरी पूछिएगा। अपने आप को बिल्कुल बोल्ड बनाइएगा। एक जो होता है ना गुलाम की तरह सुनने वाला मत बनाइएगा कि सुनने वाला गुलाम एक रोबोट है। ठीक है, तो आप अपने आप को टेक्निकल बनाए, लेकिन जीवित टेक्निकल बनाए अपने आप को। तो यहाँ पर तो हमें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? जब तक जवाब नहीं आएगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। बोलिए, अनम्यूट करो बेटा सबको, बोलो बेटा। हमें एमएनसी को अटैक करना चाहिए। कौन बोल रहा है बेटा, नाम बताएं अपना। मानव। हेलो मानव, अभी सबको म्यूट किया हुआ है क्या? अनम्यूट कर दो बेटा सबको। बेटा दूसरे बच्चे भी बोले, बहुत अच्छी बात है। आप जो है आनी चाहिए बोल रहे सर, हैं कि बिल्कुल करना चाहिए। हाँ करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, आनी चाहिए सर। बहुत अच्छा। अब मैं अब इसका बताता हूं, आनी चाहिए। हाँ, अब एक एक करके बोले। अब ये बताइएगा, अगर आनी चाहिए तो हमें किन किन बातों पे काम करना चाहिए? हमारे देश की जो गवर्नमेंट है उसे किन किन बातों पे काम करना चाहिए? क्या क्या उनके लिए अच्छा होगा? कि अच्छा आप किसी के घर क्यों जाना चाहेंगे? जो आपका मित्र है या कुछ भी है, भाई उससे आपका मन लग रहा होगा, उससे आपका बेनिफिट होता होगा, आपका समय कट रहा होगा, या किसी रिश्तेदार से जाएंगे उसका आपका कोई बेनिफिट होगा। तो ये सब चीजें आप ध्यान में रखनी चाहिए। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि एमएनसी हमारे यहाँ पर आए, तो उसके लिए कुछ स्टेप देना पड़ेगा, उनको कोई तो फायदा देना पड़ेगा अट्रैक्ट करने के लिए। बच्चे को टॉफी देते हैं अपने पास बुलाने के लिए, छोटे बच्चों को, आजा बेटा आजा, ठीक है मेरे पास आजा, ठीक है, तो टॉफी दे देंगे, कोई चीज दिखा देंगे। इसी प्रकार से फॉरेन को भी
हर देश की पॉलिसी जो गवर्नमेंट बनाती है उनके अनुसार बनाने की कोशिश करती है। अब इसमें देखिए तो लुभाओं ने क्या क्या दिए फॉरेन को कंपनीज को अटैक करने के लिए, क्या क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बोर्ड में फंसता है इसमें से, लगभग 90% बोर्ड में से इसमें से क्वेश्चन आता, ध्यान कर लेना। अगर पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर आप उठाकर देख लेंगे तो उसमें कम से कम 6 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। हाउ टू अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी पैसे को अपने देश में कैसे आप लगवाएंगे, इसका सबसे पहला कारण आप देखिएगा। इन रिसेंट ईयर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया आर टेकिंग स्पेशल स्टेप टू अट्रैक्ट फॉरेन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन इंडिया। आज की डेट में भी मोदी सरकार को देख लो, विदेशी कंपनीज को प्रलोभन दे रहा है, उनको बहुत सारी फैसिलिटीज दे रहा है, आप आइए हमारे यहाँ पर कंपनीज लगाइएगा। आज की डेट में भी आप देख सकते हैं। और 1991 के बाद इंडिया में ट्रेड बैरियर, जिसमें जो बाहर से जो माल आता था, बाहर के लोग जो पैसा इन्वेस्ट करते थे उस पर टैक्स देते थे गवर्नमेंट को, वो लगभग जो है शून्य कर दिया है, ठीक है, या उसकी कीमत घटा दी, जिससे बाहर की कंपनी आ रही है। तो क्या कंपनी को अट्रैक्ट कर रही है वो भारत की इंडस्ट्रियल जोन। अगर मीटिंग आपका खत्म हो जाता है तो कोई बात नहीं है, आप कंटिन्यू ज्वाइन रखें, क्योंकि समय दूसरों का भी है तो ज्यादा तो हम समय नहीं ले सकते। तो कोशिश तो ये करेंगे कि इन्हीं 10 मिनट में जितना भी टाइम बच रहा है कि उसमें मैक्सिमम आपको देने की कोशिश करें। तो सबसे पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा तेजी से चलते हैं। तो सबसे पहले इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने एक बनाया SEZS। बिल्कुल, मैं आपको 2-3 SEZS के नाम भी बताऊंगा। SEZ क्या होता है, जोन्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष औद्योगिक क्षेत्र, विशेष औद्योगिक क्षेत्र जहां पर उद्योग लगे हो, इंडस्ट्रीज लगी हो। गवर्नमेंट ने भारत में ऐसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए हुए हैं जहां पर वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग और अदर फैसिलिटीज वर्ल्ड क्लास की हैं। ऐसा नहीं कि रूरल एरिया जैसी या नॉर्मल हमारे अर्बन एरिया जैसी, वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटीज वहां पर भी है। क्रेडिट फैसिलिटीज भी वहां पर भी अवेलेबल है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज भी टॉप की अवेलेबल है। बिल्कुल बात को समझिएगा, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी अच्छे से वर्ल्ड क्लास की अवेलेबल है। यानी कि जो विदेशी यहाँ पर आए तो उनमें जब मैन्युफैक्चरिंग करें या वो अपना इंडस्ट्रीज यहाँ पर लगाएं या अपना व्यापार करें यहाँ पर, ठीक है, तो उन्हें इस वजह से जो बेसिक चीजें हैं किसी इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश करने के लिए, उसमें इनको दिक्कत ना आए। तो हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट है ये फैसिलिटीज वहां पर दे रहा है। पहली पॉइंट SEZ का ये हो गया कि वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटीज मिलती हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, हमने इसमें ट्रेड बैरियर की बात की थी। किसकी बात की थी, ट्रेड बैरियर की। तो टैक्स ऑन इंपोर्ट, इम्पोज टैक्स ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, यानी कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे टैक्स गवर्नमेंट कर देगी तो ना तो एक्सपोर्ट हो पाएगा ना इंपोर्ट हो पाएगा, क्योंकि कीमत बढ़ जाएगी सामान की क्या बढ़ जाएगी, कीमत बढ़ जाएगी। तो उसमें क्या किया उन्होंने SEZ में, स्पेशली SEZ में क्या किया, जो विदेशी कंपनी आ रही है उसके लिए क्या बोला कि 5 साल तक आप टैक्स फ्रॉम फर्स्ट 5 ईयर, 5 साल में आप स्टेब्लिश हो जाएंगे, जो आप हमें टैक्स देंगे उसको आप अपने ग्रोथ में लगाइएगा। तो इससे क्या गवर्नमेंट, जो दूसरी गवर्नमेंट की पॉलिसी, जो दूसरी गवर्नमेंट जो कंपनीज आ रही है यहाँ पर आ रही है, वो बोला ठीक है यार, फ्री में व्यापार करने के लिए मिल रहा है, अभी शुरू में हमें स्टेब्लिश होने का भी टाइम मिलेगा। मार्केट बहुत बड़ी है इंडिया की, इतने लोग रहते हैं, 150 करोड़ लोग रहते हैं, 100 करोड़ तो ज्यादा, 100 करोड़ से ज्यादा ही है, लगभग तो 150 करोड़ है, पॉपुलेशन तो बढ़ ही रहा है। कोरोना वायरस जो है जितना काम कर रहा है वो तो कर रहा है, लेकिन फिर भी पॉपुलेशन एज इट इज ठीक ठाक है, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। तो ये चीजें जो आप देखें तो ये लुभावने के हैं, अट्रैक्ट करने के 2 पॉइंट मिल गया। पहला पॉइंट क्या मिला आपको, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज देता है, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, आपका इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बैंकिंग, वो सब देता है। दूसरा है ट्रेड बैरियर रिमूव करता है, लिबरलाइजेशन करता है, यानी कि टैक्स को कम करता है। फर्स्ट 5 इयर्स के लिए SEZ में विदेशी कंपनियों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेड है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट वो कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज ये इसमें दिया हुआ, देखो टैक्सेस इसमें आ गया है, देखो टैक्सेस भी लिखा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। गवर्नमेंट हैज आल्सो अलाउड फ्लेक्सिबिलिटी इन द लेबर लॉ अट्रैक्ट टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब मैंने बात कही थी, 9th में भी आपने पढ़ा है, 9th में आपने पढ़ा है, एक आपका चैप्टर है इकोनॉमिक्स में, द विलेज ऑफ पालनपुर, द विलेज ऑफ
पालमपुर, विलेज ऑफ पालमपुर में टॉपिक दिया हुआ है फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन, फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन। तो उसमें 4 चीज दी थी आपका, लैंड, लेबर और 2 प्रकार की उसमें कैपिटल भी दी थी आपको, ह्यूमन कैपिटल दी थी आपको, फिजिकल कैपिटल दी थी आपको, ये सारी चीजें उसमें दी गई थी। तो उसमें मजदूर यानी कि लेबर भी बहुत ज्यादा रोल करती है। भाई अमेरिका की कंपनी यहाँ पर कंपनी लगाई तो सारे जो उसके वर्कर हैं वो अमेरिका से तो लेकर आएगा नहीं यहाँ पर, तो उसे यहाँ पर इंडियन वर्कर की भी जरूरत पड़ेगी, दोनों प्रकार के वर्कर की जरूरत पड़ेगी, लेबर की, स्किल की भी पड़ेगी और अनस्किल्ड की भी पड़ेगी। अगर वर्कर का यहाँ पर हाई रेट है वर्किंग का तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि लेबर मांगेगी 50,000 सैलरी, ठीक है, और उससे मैन्युफैक्चरिंग करवा पा रहा है केवल 20,000 का, तो 30,000 एमएनसी घाटे में जाएगी। तो इसलिए वो जो भी एमएनसी आएगी तो ये भी चाहेगी कि लेबर का जो रूल है उस कंट्रीज में वो उसमें कुछ ढिलाई हो, यानी कि लेबर की कॉस्ट वो खुद निश्चित कर सके कि वो कितना सैलरी देंगे अपने जो यहाँ के वर्कर्स हैं, कितना नहीं देंगे। तो इस प्रकार की फैसिलिटीज, रिलैक्सेशन, इसी प्रकार का कुछ रिलैक्सेशन और फैसिलिटीज, इसी प्रकार को रिलैक्सेशन और फैसिलिटीज वहां पर दी जाती हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान दे लेना। तो यहाँ पर उसको चाहते थे कि यहाँ पर लेबर लॉ में भी 3 पॉइंट मिल गए आपको, 3 पॉइंट ध्यान करना है अभी तक, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, रिलैक्सेशन इन टैक्स यानी कि लिबरलाइजेशन, ठीक है, फर्स्ट 5 इयर्स के लिए जो टैक्स फ्री कर दिया जाता है, इसमें लिखा भी हुआ है। तीसरा फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉ। 3 पॉइंट हो गए। 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, ध्यान कर लेना, 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स में, नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और आगे से आपकी जो लाइव क्लासेस है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, और जिसने लाइव क्लासेस मिस करी ना तो आप समझिएगा, जिसने पूरी लाइव क्लासेस नहीं ली तो आप उसके 80/80 मार्क्स किसी भी कीमत पर नहीं आ सकते, चाहे वो कितना भी बुक पढ़ ले आप। ये वो तथास्तु समझिएगा कि जो हमारा अनुभव है वो बोल रहा है, क्योंकि बुक तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पहलू रह जाते हैं जो अपने आप को डिस्कशन से प्राप्त होते हैं। जो लाइव क्लासेस में हम डिस्कशन करेंगे एक दूसरे, जरूरी नहीं है कि मेरे को सब कुछ आता है क्योंकि इतना वाइड सिलेबस है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि आपकी जो भी क्यूरीज है उसको सॉर्ट आउट किया जाए। तो 3 पॉइंट हमको इसमें मिल गए हैं। नेक्स्ट है चैप्टर दैट कंपनीज इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हैव ए ओबे सर्टेन रूल्स, ठीक है। दूसरा क्या है, चैप्टर 2 में बताया था कि हम जो पब्लिक सेक्टर में जो कंपनीज थी, जो सेकंड में प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर की बात की थी, तो उसमें कुछ जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज भी पढ़ा था। मोस्टली ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या आते हैं, जो या तो एमएनसी आती हैं, जो बड़ी कंपनीज होती हैं, या फिर गवर्नमेंट के आते हैं। तो उसमें कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं दैट एम टू प्रोटेक्ट वर्कर्स, ठीक है, वे कुछ रूल बनाए हुए हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं वर्कर्स को, उनका एक्सप्लॉइटेशन, उनका शोषण होने से उनको बचाते हैं। तो उसमें भी वो फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं, तो हमारी गवर्नमेंट ने वो भी उसको फ्लेक्सिबिलिटी दी है। इंडिया के कंसर्न की बात कर रहे हैं हम आपका, और ये सभी कंट्रीज की जो एमएनसी है वो ये फॉलो करती हैं, राइट। इन द रिसेंट ईयर की बात करें, द गवर्नमेंट हैज अलाउड कंपनीज टू इग्नोर मेनी ऑफ दिस। अब जो रिसेंट ईयर में जो है गवर्नमेंट ने जो है अलाउड किया है कंपनीज को टू इग्नोर मेनी ऑफ दीज, इन सब चीजों को इग्नोर करने के लिए, इंस्टीड ऑफ हायरिंग वर्कर्स ऑन ए रेगुलर बेसिस, ठीक है। आप जो है अपने जो है रेगुलर बेसिस पर वर्क करना रखते हो, कितना रिलैक्सेशन दिया गवर्नमेंट ने। पहले अगर आपने किसी कंपनी में ज्वाइन कर ली तो बोला परमानेंट हो गया, आपकी नौकरी नहीं छूटेगी, जॉब सिक्योरिटी होगी, लेकिन अभी ये रिलैक्सेशन दिया गया है कि जो है आप जब चाहे जब अपनी वर्कर्स को हायर कर सकते हैं और जब उन्हें नहीं कर सकते हैं। तो ये एक रिलैक्सेशन ही हो गया उनके लिए। तो जब उन्हें काम की प्रोडक्शन की आवश्यकता पड़ेगी तो चाहे ज्यादा वर्कर भी लगा लेंगे, और जब नहीं पड़ेगी तो चाहे कम भी लगा लेंगे, ठीक है। अभी देखिएगा टाइम होने वाला है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। जैसे टाइम हो जाएगा तो हम फिर कल उसी से स्टार्ट करेंगे, और आपको मैंने भेज दिया है तो ये कंटिन्यूअसली रहेगा, इसको थोड़ा सा ध्यान करना है। और इसका रिकॉर्डिंग भी आपका रहेगा कि कितने बच्चे इससे आप काम कर रहे हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी तो हमने आपको बताया, 4 पॉइंट आपको मिल गए हैं, 3-4 पॉइंट इसमें आपको मिल गए हैं, ठीक है। रेगुलर जॉब, अब वो पूछता है कि किस प्रकार से फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए लेबर में, पर रेगुलर जॉब की जगह जब हायर कर सकते हो जब जरूरत हो, फॉर द शॉर्ट पीरियड के लिए, व्हेन देयर इंटेंस प्रेशर ऑफ वर्क, जब काम की आवश्यकता ज्यादा हो, यानी कि